रंगा संजय को लेकर आया था। यहाँ पर रंगा और बिल्ला आपस में कुछ बात करते हैं और फिर बिल्ला रंगा के हाथ से तलवार लेता है और संजय के पास जाता है और एक के बाद एक संजय पर कई वार करते हुए संजय को वहीं खत्म कर देता है। उधर जब बिल्ला संजय की हत्या कर रहा होता है तब कार में रंगा आ जाता है और अब वो गीता चोपड़ा को बड़ी बेरहमी से मारता है और दरिंदगी के साथ अपनी हदों को पार करते हुए गीता का बलात्कार करता है। गीता बचने के लिए पूरी कोशिश करती है मगर वो नाकाम रहती है। अपनी हवस पूरी करने के बाद रंगा गीता को फिर से कार में बंद करके बाहर आ जाता है। इधर कार के अंदर गीता चोपड़ा लगातार अपने भाई के बारे में पूछ रही थी। इस पर रंगा बिल्ला गीता को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला देता हूँ। इतना कहने के बाद रंगा और बिल्ला गीता को अपने साथ लेकर उस जगह पर ले आते हैं जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर संजय की हत्या की थी। भाई की लाश को देखकर गीता का कलेजा फट जाता है। इससे पहले वो कुछ कह पाती उससे पहले ही बिल्ला ने तलवार निकालकर सीधा गीता के गर्दन पर वार कर दिया और गीता एक ही झटके में जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। बड़ी बेरहमी से संजय और गीता की हत्या के बाद रंगा और बिल्ला इन दोनों की लाश को घसीटकर झाड़ी के अंदर फेंक देते हैं और वापस उसी कार में आ जाते हैं। जब तक गीता और संजय रंगा बिल्ला के कब्जे में थे इन दोनों ने बड़ी ही बहादुरी से इन दोनों दरिंदों का मुकाबला किया था। इसी दौरान एक बार गीता ने बिल्ला की तलवार भी छीन ली थी और उसके सर पर वार कर दिया था जिससे बिल्ला के सर पर एक बड़ा कट लग गया था। इससे लगातार खून भी बह रहा था। इसीलिए अपनी हवस मिटाने और गीता और संजय की हत्या करने के बाद रंगा बिल्ला पहले अपनी कार का नंबर प्लेट बदलते हैं और सीधे अपनी कार को विलिंगडन हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि बिल्ला के सर से काफी खून बह चुका होता है। अब रात के 10:30 बज रहे थे। क्योंकि बिल्ला के सर पर गहरी चोट लगी थी इसीलिए डॉक्टर तुरंत बिल्ला के सर का एक्सरे करते हैं और जख्म पर टांके लगा देते हैं और कुछ दवाइयां देकर दोनों को हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहते हैं। हॉस्पिटल में रंगा और बिल्ला दोनों गलत नाम और पता लिखवा के बैठे होते हैं। क्योंकि बिल्ला के सर पर गहरी चोट होती है इसीलिए नियम के मुताबिक हॉस्पिटल द्वारा तत्कालीन ही पुलिस को खबर कर दी जाती है और जब पुलिस चोट की वजह पूछती है तो बिल्ला बताता है कि हम दोनों आ रहे थे और बंगला साहिब रोड पर काली मंदिर के पास कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया और हमारे पास मौजूद घड़ी पैसे छीन लिए, साथ ही लोहे के रॉड से हमारे सर पर मारा जिससे ये जख्म हो गया। हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस तत्काल ही इस घटना की जानकारी मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन को देती है। इसके बाद रात 10:50 पर पुलिस वालों को हॉस्पिटल भेजा जाता है। इधर डॉक्टर ने बिल्ला को चोट गहरी होने की वजह से हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा था मगर रात के 11:10 पर ये दोनों हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के लिए कहते हैं लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाले पहले उनसे उस जगह पर ले जाने के लिए कहते हैं जहां इनके साथ छीना झपटी हुई थी। रंगा बिल्ला तो किसी भी सूरत में जल्द से जल्द वहां से भागना चाहते थे मगर पुलिस वालों के कहने पर वो उन्हें उस मनगढ़ंत जगह पर ले गए और पुलिस को अपनी बातों में उलझाए रखा। काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस को वहां पर छीना झपटी संबंधित कोई भी सबूत नहीं मिले। इसके बाद पुलिस रंगा बिल्ला को लेकर थाने ले आती है लेकिन यहाँ से रात के 1:45 पर रंगा और बिल्ला कुछ बहाना बनाकर निकल जाते हैं जबकि पुलिस उन्हें कहती है कि कल आप दिन में फिर से आना। ये दोनों रात के अंधेरे में थाने से निकलते ही अपने किराए के कमरे में वापस आते हैं। यहाँ से कुछ जरूरी सामान लेते हैं और वहीं से मुंबई भाग जाते हैं। मुंबई में कुछ दिन रुकने के बाद रंगा और बिल्ला आगरा में आकर छुप जाते हैं। इधर गीता और संजय के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की है। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे मगर पुलिस को इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला था। इधर दोनों के गायब होने के 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त 1978 को सुबह के 6 बजे धनीराम नाम का एक चरवाहा अपनी गायों को उसी इलाके में चरवा रहा था जहां उन दोनों बच्चों की हत्या की गई थी। जब धनीराम उस जगह से गुजरा तो जंगल में उसे कुछ कपड़े दिखाई दिए और कुछ और आगे आया तो उसे वो दोनों लाशें भी दिखी। अब चरवाहे ने इस बात की जानकारी तुरंत ही पुलिस में पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल रोहताश सिंह को दे दी। पुलिस की टीम मौके पर वहां पहुंची और दोनों लाशों को बरामद कर लिया। इन दोनों बच्चों के माता पिता को भी लाश की पहचान के लिए बुलाया गया और उन दोनों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि ये लाश उन्हीं के बच्चों की है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है और सभी छोटे बड़े सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि संजय चोपड़ा पर दर्जनों वार किए गए हैं। वहीं गीता चोपड़ा की हत्या करने से पहले उसका बलात्कार किया गया है। साथ ही उसके पूरे शरीर पर कई गंभीर वार भी किए गए हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस पर जल्द से जल्द उनके कातिलों को पकड़ने का दबाव बन रहा था मगर कहीं ना कहीं मदन मोहन चोपड़ा को लग रहा था कि पुलिस इस मामले में सुस्ती बरत रही है। इसलिए 2 दिन बाद मदन मोहन चोपड़ा ने मीडिया वालों को सामने आकर अपनी पूरी कहानी बताई और इंसाफ की गुहार लगाई। जब ये खबर मीडिया में छपी तो पूरा देश गुस्से से उबलने लगा। हर जगह बस इसी खबर की चर्चा थी। दिल्ली और देश में उस समय लगभग वैसा ही माहौल बन गया था जैसा कि निर्भया कांड के बाद बना था। पूरी दिल्ली सड़क पर थी और हर कोई संजय और गीता के कातिलों को
जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहता था। मगर घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ न लगा। जिन लोगों ने कार में रंगा और बिल्ला को देखा था, उनकी निशानदेही पर रंगा बिल्ला के कुछ स्केच भी तैयार किए गए और पूरे देश में इनके पोस्टर लगवाए गए। अखबारों में रंगा बिल्ला की पोस्टर छपवाए गए और साथ ही इन दोनों का सुराग देने वाले को मोटी रकम देने का ऐलान भी किया गया। इन सब के बावजूद हफ्ते दिन से ज्यादा बीत जाते हैं, लेकिन रंगा बिल्ला पकड़ में नहीं आते और इससे देश भर के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये मामला इतना बड़ा हो गया था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पूरी दिल्ली सड़क पर आई तो तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे बात करने के लिए आए, लेकिन पत्थरबाजी की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा और उन्हें भी चोट लग गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संजय और गीता के घर जाकर शोक प्रकट करने का फैसला किया। साथ ही जल्द से जल्द केस को सॉल्व करने की हिदायत दिल्ली पुलिस को दी। अब इस मामले को प्रधानमंत्री खुद ही हैंडल कर रहे थे, इसीलिए पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे। माहौल ऐसा बन चुका था कि रंगा बिल्ला भागते भी तो कब तक भागते और कहां भागते। इस घटना को अंजाम देने के बाद रंगा बिल्ला दिल्ली से मुंबई भाग गए थे और मुंबई से आगरा में कुछ दिन रुकने के बाद कहीं और भागने की नियत से 8 सितंबर 1978 को वो दोनों आगरा में यमुना रिवर ब्रिज के पास कालका मेल ट्रेन से एक बोगी में सवार हो गए। ये दोनों ट्रेन में चढ़ तो गए, मगर गलती से उस बोगी में चढ़े जो केवल इंडियन आर्मी के जवानों के लिए रिजर्व। जैसे ही दोनों ट्रेन के अंदर गए, आर्मी के जवानों ने उन्हें घेर लिया और इनसे इनके आइडेंटिटी कार्ड मांगे। इस पर रंगा और बिल्ला आर्मी के जवानों से झगड़ा करने लगे। इसी बीच उसी बोगी में मौजूद इंडियन आर्मी के जवान लांस नायक AB शेट्टी ने इन दोनों को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने रंगा और बिल्ला के केस का अखबार में डिटेल में ब्यौरा पढ़ा था। इसीलिए जैसे ही उन्हें शक हुआ कि ये रंगा बिल्ला हो सकते हैं, आर्मी वालों ने तुरंत रंगा बिल्ला को बांध दिया और 9 सितंबर 1978 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आर्मी वालों ने इन दोनों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद तत्काल ही पुलिस ने इनके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक तलवार मिली, जिससे रंगा बिल्ला ने गीता और संजय की हत्या की। और इसके अलावा बैग से वो कपड़ा भी मिला जो कपड़ा रंगा और बिल्ला ने घटना वाले दिन पहना हुआ था। उस कपड़े पर खून के निशान थे। इसके तुरंत बाद पुलिस रंगा और बिल्ला को गिरफ्तार करके पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में रंगा बिल्ला इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर देते हैं, मगर जिस हॉस्पिटल में बिल्ला का इलाज करवाया गया था, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि उस रात यही दोनों हॉस्पिटल में आए थे। अपराधी तो पकड़े जा चुके थे, मगर सबूत के बिना कोर्ट भी कुछ नहीं सुनता, इसीलिए पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो रंगा और बिल्ला पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बता देते हैं। इसके अलावा इस मामले में कुछ ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं जो काफी अहम साबित होते हैं। दरअसल जो कपड़ा रंगा और बिल्ला के पास से पाया गया था, उस कपड़े पर जांच के दौरान ये पाया गया कि वो खून के निशान गीता और संजय के ही थे। इधर कुछ दिन पहले पुलिस ने उस कार को भी ढूंढ निकाला जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में हुआ था। उस कार से पुलिस ने जो बाल बरामद किए थे, वही बाल संजय चोपड़ा के शरीर पर भी पाए गए थे और ये दोनों सैंपल रंगा के बालों से मेल खाते थे। इसके अलावा बिल्ला के बाल गीता चोपड़ा के बदन पर मिले थे। जब रंगा और बिल्ला गीता के साथ बलात्कार कर रहे थे तो गीता ने बचने के लिए अपने नाखूनों का भी इस्तेमाल किया था। गीता के नाखूनों से जो नमूने इकट्ठा किए गए वो सभी रंगा और बिल्ला से मैच कर रहे थे। मिट्टी के जो नमूने लाश से लिए गए थे वही नमूने रंगा बिल्ला के कपड़ों पर भी थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए तलवार को भी बरामद कर लिया था। गीता के बलात्कार और हत्या के बाद ये दोनों जिस हॉस्पिटल में गए थे, वहां इन दोनों ने अपने फिंगरप्रिंट्स एक्सरे प्लेट पर छोड़ दिए थे। इस पूरे मामले में वो बहुत बड़ा सबूत साबित हुआ। कुल मिलाकर सभी सबूत चीख चीख कर इसी बात की गवाही दे रहे थे कि पूरी हैवानियत रंगा और बिल्ला की ही है। सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। आखिरकार कोर्ट में सबसे पहले एडिशनल सेशन जज के द्वारा रंगा बिल्ला को मर्डर, हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग समेत विभिन्न धाराओं के तहत मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट के इस फैसले को रंगा और बिल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, मगर 16 नवंबर 1989 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इन दोनों की सजा को बरकरार रखा। इसके बाद रंगा बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन इन्हें राहत नहीं मिली। अंत में इन्होंने फांसी के खिलाफ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन दायर की, मगर राष्ट्रपति ने भी इनकी एक याचिका खारिज कर दी और फांसी के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। जब रंगा और बिल्ला के सभी
कानूनी दरवाजे बंद हो गए तो आखिरकार 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद किसी ने इन दोनों के शवों को भी स्वीकार नहीं किया और पुलिस ने ही जेल के अंदर इन दोनों का अंतिम संस्कार किया। जो दुख और दर्द रंगा और बिल्ला ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा और इनके माता पिता को दिया था, उसके सामने शायद फांसी की सजा भी कम थी, मगर ये सजा उस दर्द पर मरहम जैसी जरूर। इस पूरे मामले की सुनवाई काफी तेजी से हुई थी और रिकॉर्ड तरीके से 4 साल के अंदर सुनवाई पूरी करने के बाद अपराधियों को फांसी भी दे दी गई। इससे पहले सिर्फ गांधी जी की हत्याकांड वाला केस ही एकमात्र केस था जिसमें अपराधियों को 4 साल के अंदर फांसी की सजा दे दी गई थी। गीता और संजय की हत्या के बाद दिल्ली में लिफ्ट लेने देने की प्रथा बंद हो गई। चूंकि गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा ने बड़ी बहादुरी से रंगा बिल्ला का मुकाबला किया था, इसीलिए इनके सम्मान में भारत सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार भी जारी किया गया। हर साल 26 जनवरी के मौके पर जो वीरता पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है, उसमें से एक पुरस्कार गीता चोपड़ा के नाम पर है, जबकि दूसरा पुरस्कार संजय चोपड़ा के नाम पर है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें।